हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को सेल बायोलॉजी में अगली क्लास पढ़नी है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे सेल वाल के बारे में। ठीक है, आप फंक्शन ऑफ सेल वाल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में, केंद्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया न्यूक्लियस और लिखा गया कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, माने न्यूक्लियस माने केंद्रक होता है, जिसको बोलते हैं कोशिका को नियंत्रित करने वाला केंद्र। माने जो न्यूक्लियस होता है वही कोशिका को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेल को नियंत्रित करने वाला केंद्र किसे कहा जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि न्यूक्लियस को बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं। कोशिका को जो नियंत्रित करता है, सेल को जो नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। तो अगली हम लोग की हेडिंग है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। ठीक है, या जिसको बोला जाएगा कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो ध्यान से समझना है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बोला जाता है कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ एक गोल आकृति का गहरे रंग का एक भाग होता है। माने कोशिका के अंदर, ठीक है, ध्यान से समझना है कि कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ, ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ गोल आकृति का एक गहरा रंग का भाग होता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ एक स्फेरिकल, ठीक है, इस शेप का भाग, एक गहरा भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, केंद्र की खोज के बारे में अगर बात किया जाए तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। केंद्र की खोज किसने किया है, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम किसमें किया था, तो ध्यान समझना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड की जनन कोशिकाओं में खोजा था। ठीक है, उन्होंने, ठीक है, कोशिका की खोज, केंद्र की खोज किसमें किया था, तो ठीक है, केंद्र की खोज आर्किड कराया कि आर्किड की जनन कोशिकाओं में खोजा था। ठीक है, एक आर्किड नाम का कोई पौधा होता है, ठीक है, जलीय पौधा, उसमें से इन्होंने इसकी खोज किया था। ठीक है, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है, आर्किड नामक पौधे से इन्होंने खोज किया था। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। केंद्र क्या होता है, तो केंद्र कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ एक स्फेरिकल आकार का, ठीक है, गहरे रंग का भाग होता है। ठीक है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड नामक पौधे से इसकी खोज की थी। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कोशिका का नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। कोशिका को नियंत्रित करने वाला केंद्र किसको बोलते हैं, तो ध्यान समझना है कि हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं। ठीक है, केंद्र को बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए आगे थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो देखिए, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल और ओवल डार्कली, ठीक है, स्टेनेड स्ट्रक्चर। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है एक गोलाकार, ठीक है, ध्यान रखना कि जो न्यूक्लियस होता है यह गोल आकृति तथा गहरे रंग का, ठीक है, घिरा हुआ भाग होता है। जो न्यूक्लियस होता है यह गोल आकृति का गहरे रंग का घिरा हुआ भाग होता है। कह रहा है कि इट लाइज यूजुअली इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल्स। जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में यह बीच में पाया जाता है, उनके केंद्र, कह रहा है कि यह केंद्र में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं के, कह रहा जो जंतु कोशिका होती है उसके केंद्र में, कह रहा जो केंद्रक होता है वह उसके केंद्र में पाया जाता है। माने जंतु कोशिकाओं के बोला जाता है, यह बीच में पाया जाता है। ठीक है, कह रहा कि इट लाइज यूजुअली इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल। जो जंतु कोशिकाएं होती है उसके यह केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, बट इज डिस्प्लेस टू वन साइड इन प्लांट सेल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल। करा लेकिन जो पौधों की कोशिका होती है, पौधों की कोशिका में वैक्यूल के डेवलपमेंट के कारण, ध्यान रखना कि पौधों की जो कोशिका होती है उसमें सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन होता है, तो हम बोलते हैं वैक्यूल होता है। ठीक है, करा वैक्यूल के डेवलपमेंट के कारण ध्यान समझना है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है वह एक साइड क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिकाओं के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जबकि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के, ठीक है, करा कि यह एक साइड डिस्प्लेस हो जाता है। क्यों, करा कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में 90% भाग कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है। बाकी 10% भाग में अन्य सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई सेल ऑर्गेनल कवर करता है प्लांट सेल में, तो वो अधिक पार्ट कौन कवर करता है, वैक्यूल करता है।
ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है वैक्यूल जो प्लांट सेल का 90% भाग कवर करता है, ठीक है, जबकि अन्य अदर सब जो सेल ऑर्गेनल होते हैं वह उसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन प्लांट सेल में, अरे एनिमल सेल में ध्यान रखना है कि एनिमल सेल के सेंटर में आपके कौन होता है, तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि इट लाइज ओनली इन अ सेंटर ऑफ एनिमल सेल, माने जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं के केंद्र में आपके न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, केंद्र को उपस्थित होते हैं, जबकि बट इज डिस्प्लेस टू वन साइड, लेकिन ये एक साइड क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है इन प्लांट सेल में, ठीक है। क्यों करा, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल, जब वैक्यूल डेवलपमेंट होता है उसके कारण ये एक साइड क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसीलिए बताया है कि वैक्यूल जो होता है वह पौधों का 90% भाग क्या करता है, माने पौधों की कोशिका का 90% भाग कौन होता है, तो हम बोल सकते हैं वैक्यूल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे लिखा गया है कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, माने ध्यान रखना है कि केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई है, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1837 में की गई थी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, माने न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई है, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, ठीक है, 1831 में की गई है, 1831 में की गई है। आगे लिखा गया कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन ऑर्किड, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज किसमें की गई थी, तो ऑर्किड में की गई थी। ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा कि न्यूक्लियस की खोज किसमें की गई थी, तो न्यूक्लियस की खोज ऑर्किड में की गई थी, ठीक है। इतने बार इसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश से पहले जानकारी नोट कर लीजिएगा, फिर अभी हिंदी में इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसको पहले इंग्लिश में नोट कर लीजिए, ठीक है। कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन आर्किड, न्यूक्लियस की खोज किसमें की गई थी, तो आर्किड में की गई थी। किसने किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन, ठीक है, 1831, माने न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है, कब, 1831 में की गई है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, हिंदी में सारी चीज बता रहे हैं लेकिन फिर भी लिखा देंगे, इट लाइज यूजुअली इन सेंटर ऑफ एनिमल सेल, माने जंतु कोशिकाओं के केंद्र केंद्र में आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जो जंतु कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाओं के केंद्र में आप देखेंगे बीच में कौन होगा, न्यूक्लियस होता है, जबकि कह रहा है कि बट इज डिस्प्लेस टू वन साइड, जबकि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में यह एक साइड क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। क्यों, कह रहा ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल, ठीक है। जब वैक्यूल डेवलपमेंट होता है, पौधों का 90% भाग वैक्यूल पाया जाता है, जब वैक्यूल डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वह वन साइड डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। इसी को बोला जाता है सेंटर सेल ऑफ, ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, कोशिका का हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको बोला जाता है, तो हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो सब पॉइंट याद रखिएगा, आप हिंदी में इसके बारे में लिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए तो हिंदी में देखा जाए इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हिंदी में क्या कर, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में घिरा हुआ यह प्रायः गोल आकृति का गहरे रंग का विशेष भाग होता है, ठीक है। माने कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य माने साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ प्रायः गोल आकृति का गहरे रंग का विशेष भाग होता है। तो इंग्लिश में बताए थे कि जो आपका माने न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस सेंटर कोशिका के अंदर क्या होता है, एक स्फेरिकल या ओवल शेप का क्या होता है, कह रहा है कि एक डार्क कलर का क्या होता है, एक भाग होता है, ठीक है। और लिखा गया कार्य सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं, माने जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अगर एक ही सेल है तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया कि सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं, परंतु कुछ पौधे जैसे क्लैडोफोरा, फोरा ध्यान रखना, इसका नाम लिख लीजिएगा, क्लैडोफोरा नामक एक शैवाल है, ठीक है। इसमें क्या होती है, एक से अधिक कोशिकाएं, माने इसमें जो कोशिका होती है उसके कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो ध्यान रखना है कि पूछ देता है कभी कभी कि माने ऐसा किसी पौधे का नाम बताइए, ठीक, ऐसी किसी कोशिका का नाम बताइए जिसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक शैवाल है जिसका नाम है क्लाइडोफोरा नामक शैवाल, जिसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा गया केंद्र की खोज किसने किया था, केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, ठीक है। बताया था किसमें की थी, तो आर्किड में इन्होंने सर्वप्रथम इसकी खोज किया था। तो हिंदी में नोट कर लीजिएगा कोशिका के बारे में, अरे केंद्र के बारे में, कि कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ प्रायः या गोल आकृति का गहरे रंग का विशेष भाग होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका के भीतर, ठीक है, गोल आकृति का गहरे रंग का घिरा हुआ भाग होता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। अगर बात की जाए तो एक कोशिका में सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा
कि सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, परंतु कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे एक बोला जाता है क्लाइडोफोरा नामक एक शैवाल है, जिसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि क्लाइडोफोरा एक ऐसा शैवाल है जिसकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन अधिकांश आप देखेंगे, ठीक है, पौधों में क्या होते हैं, एक ही शैवाल होते हैं और एक ही केंद्रक होते हैं, ठीक है। आगे लिखा गया केंद्र की खोज किसने किया है, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया है, ठीक है। केंद्र की खोज किसने किया है, तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में किया है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आगे देखा जाए, ठीक है। आगे कुछ सेल के बारे में, केंद्र के बारे में देखिएगा। तो लिखा गया कि जनरली न्यूक्लियस इज वन, ठीक है, जनरली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, माने सामान्यतः एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, माने जनरली, ठीक है, देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, माने हर एक कोशिका में अगर बोला जाए तो केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, बट बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट सेल, लेकिन कुछ ऐसी कोशिका होते हैं जिसमें दो केंद्रक होते हैं, दो से अधिक भी केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो वही लिखा गया बाई न्यूक्लिएट माने दो केंद्रक, या मल्टी न्यूक्लिएट माने बहुत से अधिक केंद्रक होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात किया जाए तो स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होता है, ठीक, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें एक से अधिक आपके क्या पाए जाते हैं, तो केंद्रक पाए जाते हैं। जो स्ट्रेटेड कराए कि मसल्स होते हैं उसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं। जो स्ट्रेटेड फाइबर्स मसल होती है उसमें ध्यान रखना है कि एक से अधिक आपके, ठीक है, केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए लिखा गया आपका कि सेल विदाउट न्यूक्लियस आर आल्सो फाउंड, माने कुछ आपके कह रहा है कि सेल होती ऐसी होती है जिसमें कह रहा है कि न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, माने केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी आपकी सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि लिखा गया है कि मैमेलियन आरबीसी, जो स्तनधारी की आरबीसी होती है उसमें आपके, ठीक है, बोला जाता है कि स्तनधारियों के आरबीसी में, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। एंड सिवाइव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम, जो फ्लोएम का सिवाइव ट्यूब होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि स्तनधारियों के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। एंड सिवाइव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम, उसमें भी, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यहाँ से नोट करिएगा कि जनरली देयर इज वन न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है, माने सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं, लेकिन, ठीक है, बाई न्यूक्लिएट एंड मल्टी न्यूक्लिएट सेल आर प्रेजेंट, लेकिन कुछ ऐसे, ठीक है, कराए कि सेल होते हैं जिसमें, ठीक है, दो केंद्रक या दो से अधिक भी केंद्रक पाए जाते हैं। जैसे अब ध्यान रखना है स्ट्रेटेड, ठीक, स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होता है जिसको हम रेखीय पेशी ऊतक बोलते हैं, या उसको रेखीय पेशी बोला जाता है। रेखीय पेशी में इसका ध्यान रखना, इसका मतलब होता है, ठीक है, बोलते हैं रेखीय पेशी, ठीक है, रेखित पेशी है, ठीक है। क्या होता है उसमें एक से अधिक आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, या बाई न्यूक्लिएट होते हैं, या इनको हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा पॉइंट लिखा गया कि सेल विदाउट न्यूक्लियस आर आल्सो प्रेजेंट, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, जैसे मैमेलियन माने स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में, ठीक है, स्तनधारियों के आरबीसी में, ठीक है, जो होता है उसमें आपके केंद्रक नहीं होते हैं। एंड लिखा गया सिवाइव ट्यूब सेल्स फाइबर, जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के सिवाइव ट्यूब में भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो यह इनकी ऐसी सेल होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो पूछा जाएगा न्यूक्लियस किसमें नहीं होते हैं, तो मेमेलियन आरबीसी में और सिवाइव ट्यूब सेल्स में, ठीक है, उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं होते हैं। आज दो से अधिक न्यूक्लियस किसमें पाए जाते हैं, तो ध्यान से रखना है कि स्ट्रेटेड मसल फाइबर जो होता है, रेखित पेशी जो हमारे फाइबर होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, उसमें एक से अधिक या बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड हम सेल उसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस की संरचना के बारे में। तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है,
कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें एक केंद्रक होते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिसमें एक से अधिक केंद्रक होते हैं, और कुछ ऐसे आपके कोशिकाएं होती है जिसमें एक भी केंद्रक नहीं होते हैं। तो वही लिखा गया है, ठीक है, कि अधिकांश कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केवल एक ही केंद्रक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो बाई न्यूक्लिएटेड होती हैं, माने एक से अधिक भी उसमें न्यूक्लियस होते हैं, या मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, माने बहु केंद्रक वाले होते हैं। जैसे ध्यान रखना, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, ठीक है। कुछ ऐसे आपके कोशिकाएं होते हैं जिसमें एक भी केंद्रक नहीं होते, जैसे मेमेलियन आरबीसी और सीवाइव ट्यूब, ठीक है, फ्लोएम। तो इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की संरचना के बारे में, ठीक है। तो आगे हेडिंग नोट करिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। चलिए तो लिखा जाए, ठीक है। न्यूक्लियस के देखिएगा कितने भाग होते हैं, लिखिएगा। न्यूक्लियस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ठीक है। देखिए केंद्रक के प्रमुख 4 भाग होते हैं, ठीक है। केंद्रक के प्रमुख 4 भाग होते हैं, केंद्रक के प्रमुख 4 भाग होते हैं, ठीक है। देखिएगा, देयर आर 4 पार्ट्स, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? न्यूक्लियस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला किसको बोला जाता है? तो पहला लिखिएगा न्यूक्लियर, ठीक है। पहला लिखिएगा केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक कला, ठीक है, या न्यूक्लियर इवेनलोप भी बोलते हैं, ठीक है। या लिखिएगा न्यूक्लियर इवेनलोप, या न्यूक्लियर ठीक है, न्यूक्लियर इवेनलोप, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे? केंद्रक कला बोला जाता है, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा कौन सा पार्ट होता है? दूसरा आपका पार्ट होता है, दूसरा हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है। दूसरा बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्मा। आर इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा या कैरियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्मा या कैरियोप्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्मा या कैरियोप्लाज्मा, जिसको हिंदी में बोला जाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। तीसरा पार्ट लिखिएगा, तीसरा आपका पार्ट होता है, तीसरा हम बोलते हैं तीसरा आपका होता है केंद्रक, न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा न्यूक्लियोलस बोला जाता है, केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस माने केंद्रिका, ठीक है। एंड फोर्थ आपका भाग होता है, चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, चौथा हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रिएड्स, क्रोमेटिन थ्रिएड्स, क्रोमेटिन थ्रिएड्स, थ्रिएड्स, क्रोमेटिन थ्रिएड्स, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन तंतु या क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, इस तरह आपके जो केंद्रक होता है, केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? केंद्रक के मुख्यतः, ठीक है, 4 भाग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, सैप, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा
कि तो इस तरह ध्यान रखना है कि केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला आपका होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में केंद्रक कला बोला जाता है। दूसरा आपका होता है न्यूक्लियोप्लाज्मा या कैरियोप्लाज्म बोला जाता है, जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। इसी को हम लोग न्यूक्लियर सैप भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरा आपका लिखा गया है कि न्यूक्लियोलस बोला जाता है, जिसको हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। चौथा है इसका पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमेटिन नेटवर्क भी बोला जाता है। तो इस तरह ध्यान रखना है कि केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इन चारों पार्ट को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा केंद्रक के 4 भाग, ठीक है। चारों भागों को पता होना चाहिए कि सबके अलग अलग कार्य हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप बोला जाएगा। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्मा या कैरियोप्लाज्म बोला जाएगा। तीसरा आप लोग को न्यूक्लियस बोला जाएगा। चौथा आपका क्रोमेटिन थ्रेड्स बोला जाएगा। तो इन चारों पार्ट को नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखा जाए, पहला हम लोग का पहला भाग है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं, ठीक है। तो किसे कहा जाता है, तो पहले ध्यान समझना है कि जो केंद्रक कला होता है या हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यह एक दोहरी झिल्ली होती है जो प्रत्येक केंद्रक को चारों ओर से घेरी रहती है, ठीक है। कह रहा है कि जो केंद्रक कला होता है यह एक दोहरी झिल्ली होती है जो प्रत्येक केंद्रक को चारों तरफ से क्या करती है, तो घेर रहती है। तो लिखिएगा इसको, यह एक दोहरी झिल्ली होती है, यह एक दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। जो केंद्रक कला होता है क्या होता है, तो यह एक दोहरी झिल्ली होती है, झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहती है, ठीक है। ध्यान रखना है, घेरे रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। ध्यान रखना है। तो यह एक दोहरी झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से क्या किए रहती है, घेरे रहती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि यह क्या होती है, यह एक दोहरी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यह डबल मेम्ब्रेन होती है जो केंद्रक को चारों तरफ से क्या किए रहती है, घेरे रहती है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2, ठीक है, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है, सिमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है। यह 2 लिपोप्रोटीन से क्या होता है, घिरा रहता है। जो इसके बताया ना दोहरी झिल्ली होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, तो 2 लिपोप्रोटीन होती है, उसी से वो क्या होती है, यह, ठीक है, घिरी होती है, ठीक है। जो चारों तरफ से केंद्र को क्या किया रहता है, घेरा रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश में नोट किया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो नोट करिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में देखिए इसको क्या बोला जाएगा, तो इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा। इससे लिखा गया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस चारों तरफ से घिरा होता है, किससे, कह रहा है कि 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन माने 2 दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। लिपोप्रोटीन से की बनी 2 दोहरी झिल्ली होती है, उसी से घिरा होता है। यह किसके समान होती है, तो ध्यान रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माने जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, अगर हम बात करें तो यह इस तरह से ध्यान रखना है कि 2 दोहरी झिल्ली से क्या होता है, यहाँ पे घिरा होता है, यानी न्यूक्लियस हो गया। तो इस तरह से यह 2 झिल्ली से माने 2 दोहरी झिल्ली से क्या होता है, यह घिरा होता है, ठीक है। तो वही लिखा गया है कि यह एक दोहरी झिल्ली से कह रहा है कि यह एक दोहरी झिल्ली होती है, ठीक है। माने जो केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला क्या होता है, तो कह रहा है कि जो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह एक दोहरी झिल्ली होती है, माने लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है जो केंद्रक को चारों तरफ से क्या करती है, कह रहा है कि जो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से क्या करती है, घेरे रहती है। यह किसके समान होती है, तो ध्यान रखना है कि यह किसके समान होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। इसको नोट कर लीजिएगा और देखिएगा इसके बारे में क्या है। तो ध्यान समझना है कि प्रत्येक इस इकाई करा प्रत्येक झिल्ली की इकाई लगभग 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। माने अगर 2 झिल्ली होती है तो माने करा कि जो प्रत्येक अगर झिल्ली की अगर हम इकाई बात करें, प्रत्येक झिल्ली की अगर मोटाई बात करें तो कितना मोटी होती है, तो ध्यान रखना 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है।
ठीक है, माने बोला जाएगा प्रत्येक झिल्ली जो होती है, प्रत्येक झिल्ली, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो इसमें लिपोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो प्रत्येक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कितनी मोटी होती है, तो प्रत्येक झिल्ली, ठीक है, लगभग 90, ठीक, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मोटी होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक जो झिल्ली होती है उसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, तो दोनों झिल्लियों की मोटाई लगभग बोली जाती है कि माने प्रत्येक एक की मोटाई कितनी होती है, 90 एंगस्ट्रॉम होती है। अब प्रत्येक झिल्ली जो होती है उसके मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है। और लिख लीजिएगा प्रत्येक माने जो झिल्लियां होती है दोनों उनके मध्य की डिस्टेंस कितनी होती है, प्रत्येक झिल्ली के बीच, ठीक है, 200 से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य की दूरी होती है, दोनों झिल्लियों के बीच की अगर दूरी के बारे में बात करें तो दोनों झिल्लियों के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि प्रत्येक झिल्ली लगभग 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, माने दो झिल्ली होती है, दोनों झिल्ली की मोटाई अगर बात करें तो कितना होती है, तो प्रत्येक झिल्लियों की मोटाई लगभग 90 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और प्रत्येक झिल्लियों के बीच माने अगर हम बात करें एक झिल्ली अगर ऐसी हो गई, ठीक है, और ऐसे हो गई, ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना यह डिस्टेंस आपकी होती है 200 से कर रहा है भाई 400 एंगस्ट्रॉम होती है। और प्रत्येक झिल्ली की जो अगर मोटाई बात करें, इसकी जो लेयर बात करें, थिकनेस बात करें, ठीक है, वो कितनी होती है, तो ध्यान रखना है कि वह 90 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, एक झिल्ली की मोटाई 90 एंगस्ट्रॉम, दूसरे की भी हम बोल सकते हैं कितना, 90 एंगस्ट्रॉम होती है। तो प्रत्येक झिल्ली की मोटाई के बारे में बात पूछेगा हमसे कि जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहती है, जो केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी मोटाई कितनी होती है, तो वो 90 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, और उन दोनों झिल्लियों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो दोनों झिल्लियों के बीच की डिस्टेंस आप बोल सकते हैं कि 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है। तो वही लिखाया गया है कि उन दोनों झिल्लियों के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, कितनी होती है, 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ठीक है, इज इक्वल टू 200 टू 4 एंगस्ट्रॉम, माने उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो 200 से 400 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और ध्यान रखना है कि इसकी दोनों परतों करा है कि इसकी दोनों परतें प्रोटीन एवं वसा की बनी होती है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो झिल्लियां होती हैं, झिल्लियां किससे बनी होती हैं, ठीक है, लिखा जाएगा कि इसकी दोनों परतें, ठीक है, परतें प्रोटीन व वसा की बनी होती है। ठीक है, जो झिल्ली होती है, झिल्ली की जो दोनों लेयर होती है वह किससे मिलकर बनी होती है, तो वह प्रोटीन और वसा की मिलकर बनी होती है। जिसको भी नोट कर लीजिएगा कि झिल्ली की दोनों परतें किससे मिलकर बनी होती हैं, झिल्ली की दोनों परतें प्रोटीन व वसा से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यह आपके किसके बारे में है, तो यह आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और कह रहा है कि बाहरी झिल्ली अनेक स्थानों पर अंतः प्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है। ठीक है, माने इसको ध्यान रखना है कि टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस, ठीक है, द एनवेलप इज परफॉर्म्ड बाय सर्वल, ठीक है, मिनट न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड मे बी बियर राइबोसोम्स ऑफ इट्स सरफेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले इसको लिख लीजिए तो बता रहे हैं। चलिए, तो आगे इसके बारे में बता रहे हैं कि ध्यान समझना है कि केंद्रक, ठीक है, करा कि जो आउटर लेयर वाली झिल्ली होती है, जो बाहरी झिल्ली अगर हम बात करें, जो बाहरी झिल्ली होती है वो किससे जुड़ी होती है, तो बाहरी झिल्ली आपके इस पे क्या पाया जाता है, ध्यान रखना, ईआर पाया जाता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं।
कह रहा है कि इस पे जो बाहरी झिल्ली होती है उस पे क्या पाए जाते हैं, तो ईआर पाए जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या हो सकते हैं, तो कह रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कह रहा है कि आपको राइबोसोम हो सकते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आप लोग याद रखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सब क्या है। ठीक है, सब पहले हम लोग न्यूक्लियस के 4 पार्ट बताए थे, पहला आपको पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग को है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक कला। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो आगे देखिएगा इसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्या है, तो कह रहा है कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माने समझिए कि अगर हमारा, ठीक है, यह न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी या, ठीक है, दो झिल्ली मान लीजिए इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, तो यह आपका थोड़ा सा यहाँ बना रहा है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस की क्या बोली जाएगी, यह आउटर मेम्ब्रेन बोली जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। अगर इसको हम बोल दें थोड़ा से, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरह से बोल सकते हैं कि इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर होगी तो इसको क्या बोला जाएगा, इनर, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ध्यान रखना वही लिखा गया है कि माने द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, माने न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, बाहरी वाला जो मेम्ब्रेन होता है, इस कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उस पे क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना उस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इस पे क्या पाए जाते हैं, तो उस पे आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। माने इस तरह बना हुआ भाग उस पे क्या होता है, ठीक है, ऐसे बना हुआ, ठीक है, उस पे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ठीक है, माने ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से, ठीक, ऐसे आपको उस पे बना हुआ भाग मिलेगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। अभी चित्र बनाएंगे तो देखिएगा। तो ध्यान रखना है कि जो आपके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर पे क्या होती है, कह कि आउटर जो मेम्ब्रेन होता है उस पे आपको ईआर पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। कह रहा है कि एंड मे बी अ राइबोसोम, और उस पे क्या हो सकते हैं, और उस पे राइबोसोम हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस पे क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना उस पे ईआर पाए जाते हैं, माने, ठीक है, उस पे, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसको हम लोग अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है। ठीक है, और वह किसका निर्माण करते हैं, तो बोल सकते हैं कि वह राइबोसोम का निर्माण कर सकते हैं। जबकि वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वह कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, उस पे ईआर नहीं पाए जाते हैं। आपको जब पढ़ाया जाएगा राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम किस पे उपस्थित होते हैं, तो अंतःप्रद्रवी जालिका पे पाए जाते हैं। ठीक है, माने ईआर पाए जाते हैं। ठीक है, एक रफ आपको ईआर होती है, एक स्मूथ होती है। तो जो ऊपर वाला होता है उसको हम बोल सकते हैं कि रफ होती है। ठीक है, माने खुरदरी होती है, तो खुरदरी पे आपके ध्यान रखना है कि आपको राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि स्मूथ पे आपके राइबोसोम नहीं पाए जाते, चिकने सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। हिंदी में क्या लिखेंगे, तो लिखा जाएगा कि जो ठीक है, केंद्रक, माने केंद्रक की बाहरी झिल्ली पर, केंद्रक की बाहरी झिल्ली पर, ठीक है, अंतःप्रद्रवी अंतःप्रद्रवी जालिका जालिका पाए जाते हैं, जालिका होते हैं। ठीक है, केंद्र की बाहरी झिल्ली पर अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है, यह अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है, जिस पर, जिस पर, ठीक है, ध्यान रखना है, जिस पर राइबोसोम, जिस पर राइबोसोम राइबोसोम हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना जिस पे राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम किस पे होते हैं, ध्यान रखना है कि, ठीक है, रफ आपको बोला जाता है, आर ई आर बोलते हैं। ठीक है, आर ई आर बोलते हैं, रफ इंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ध्यान रखना है। या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बोला जाता है, आर ई आर बोलते हैं। आर ई आर पे कौन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना आर ई आर पे राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है,
RER पे आपको राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि जबकि इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ है, जबकि जबकि ठीक है, जबकि केंद्रक जबकि केंद्रक की आंतरिक आंतरिक झिल्ली आंतरिक झिल्ली कैसी होती है? स्मूथ होती है। ठीक है, स्मूथ माने चिकनी होती है, चिकनी होती है। ठीक है, माने जो अतः यह क्या हो सकते हैं? यह SER होते हैं, ध्यान रखना है। ये स्मूथ RER होते हैं। स्मूथ RER पर अब ध्यान रखना है कि राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, स्मूथ RER पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जो स्मूथ RER होता है उस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ठीक है जो इनर लेयर होती है वह कैसी होती है? वह स्मूथ होती है। जबकि आउटर लेयर होती है वह कैसी होती है? वह RER होती है, खुरदरी होती है। ठीक है, तो ये आपके किसके बारे में था? या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और और ध्यान रखना है कि केंद्रक आवरण में जगह जगह पर छिद्र होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा केंद्रक के भीतर पदार्थों का कोशिका द्रव्य के भीतर पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। माने इसके इसके अंदर क्या होते हैं? छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण माने उसी पोर से क्या होते हैं? करा है कि पदार्थ का आवागमन होता है, आदान प्रदान होते हैं, पदार्थ बाहर निकलते अंदर आते हैं। ठीक है, माने ऐसी झिल्ली में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इसी पोर्स के कारण क्या होता है कि जो कोशिका के अंदर पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, बाहर के पदार्थ कुछ ठीक है वो अंदर आते हैं। माने जैसे अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उसी द्वारा बाहर निकल जाते हैं, जबकि जो पोषक पदार्थ होते हैं उसके द्वारा अंदर आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे है, तो इसको समझ लीजिएगा। फिर आगे लिखा रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसकी दो झिल्लियां होती हैं। जो एक झिल्ली होती है वह किसकी बनी होती है? जो आउटर लेयर होती है वो ध्यान रखना है कि वह RER होती है, माने रफ। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माने खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका पर ही ध्यान माने जो RER होगा, RER पे ही आपको क्या पाए जाते हैं? माने राइबोसोम उपस्थित हो सकते हैं। जबकि जो इसकी अंदर लेयर होती है, अंदर लेयर कैसी होती है? वो स्मूथ होती है, SER होती है, माने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ध्यान रखना उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। जब आगे आप लोग का राइबोसोम पढ़ा जाएगा तो ध्यान रखना उस पर इस प्रकार का राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, ठीक है, और इसमें पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में कि केंद्रक आवरण में जगह जगह पर माने जो केंद्रक झिल्ली होती है, यही जो केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला में जगह पर छिद्र होते हैं। जो केंद्रक के भीतर पदार्थों का कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों से आदान प्रदान होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कि द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड बाय ए स्पेस। दिस ठीक है, द न्यूक्लियस इवलॉप इज परफॉर्म्ड बाय सर्वल मिनट न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, जिसका वह क्या करते हैं? कारक न्यूक्लियर पोर्स की तरह कार्य करते हैं, माने ठीक है छिद्र की तरह कार्य करते हैं। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसके कारण केंद्र केंद्र के भीतर पदार्थों का कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों से आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसको भी नोट पॉइंट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि केंद्रक कला में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। केंद्रक केंद्रक कला ठीक है, ध्यान रखना है कि केंद्रक कला में जगह जगह
जगह सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र, ठीक है। ध्यान रखना केंद्र कला में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं जो, ठीक है। ध्यान रखना है केंद्र कला में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो केंद्र के भीतर पदार्थों का, जो केंद्रक के भीतर, जो केंद्र के भीतर पदार्थों, जो केंद्र के भीतर पदार्थों का, ठीक है, जो केंद्र के भीतर पदार्थों का कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के विभिन्न, कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों, पदार्थों से आदान प्रदान करते हैं, से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि केंद्र कला में जगह जगह सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो केंद्र के भीतर पदार्थों का कोशिका द्रव्य के विभिन्न पदार्थों से आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि जो न्यूक्लियर में मेम्ब्रेन होता है उसके छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, वही पोर्स क्या करते हैं, उसी पोर्स के सहारे, ठीक है, न्यूक्लियस से पदार्थ क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म से कुछ पदार्थ क्या होता है, न्यूक्लियस में आता है। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा होता रहता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी और 3 पार्ट इसके कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।